जब बात चुनावी मैदान में साख की हो तो जो सेनापति है उसके कंधे पर कुछ ज्यादा ही भार आ जाता है। ऐसा ही कुछ कांग्रेस के साथ हो रहा है और जो तमाम सैनिक हैं कांग्रेस के वो एक एक करके बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, कन्हैया कुमार हो या फिर अलका लांबा। खुद खड़गे भी जो सेनापति हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बिहार का दौरा किया और ऐसी भी खबरें हैं कि 19 तारीख को बक्सर आ रहे हैं और 20 अप्रैल को वो पटना में एक रैली को संबोधित करेंगे। नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आज हमारे साथ हैं इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय। सर, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले अपना सब कुछ झोंक दिया है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। इस लिहाज से आपने देखा कि वो बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बने, उसके लिए तमाम तरह की जो भी दाव पेच, राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली जो भी दाव पेच होता है वह करती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसके लिए आपने देखा भी कि राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी बिहार में जो क्षेत्रीय दल है, जो अभी ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल है, उनके कार्यालय में कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक की, जिस पर कि सबकी नज़रें पूरे देश भर की लगी थी कि महागठबंधन की जो पटना में बैठक होगी, कहाँ होगी, किस जगह पर होगी। तो अंतोगत्वा आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में वह बैठक हुई। उसमें कृष्णा लावरू, जो कांग्रेस के बिहार मामलों के नए प्रभारी, और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत तमाम वाम दल और जितने भी विकासशील इंसान पार्टी के सन ऑफ मल्लाह और तेजस्वी यादव स्वयं मौजूद रहे उस बैठक में। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस महागठबंधन को स्पेस देती हुई दिखाई पड़ रही है। और जिस तरह से तस्वीर जो सिटिंग अरेंजमेंट की आई, उससे भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि कौन वहाँ पर जो मुख्य जो चेयर होता है, मुख्य जो मीटिंग का, उसमें देखा गया कि तेजस्वी यादव कहाँ थे। एक तरफ मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह, एक तरफ कृष्णा लावरू, कांग्रेस के पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस स्पेस देती हुई दिखाई पड़ रही है कि आप जो है सो तेजस्वी यादव को, वह एक तरीके से कहा जाए, अब देखिए ऑफिशियली तो औपचारिक रूप से अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन जितनी बात देख और समझ पा रहे हैं, जितनी बात को आप डिकोड कर पा रहे हैं, जितनी बात को आप डॉट से डॉट मिला रहे हैं, यह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस अब मान के चल रही है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव होगा। और देखिए चेहरा भी वही होंगे तेजस्वी यादव, और देखिए होगा भी वही, क्योंकि देखिए राजनीति पिछड़ा अति पिछड़ा की हो रही है। और पिछड़ा अति पिछड़ा जिस समाज की बात हो रही है, लालू प्रसाद यादव की लेगेसी उनके साथ में है तेजस्वी यादव के सामने। हालांकि ये इस बात को ये नहीं लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के फिर जो है सो विपक्ष को एक स्पेस मिलेगा कि वह दिखाएगा कि देखिए जंगल राज कैसा था, ये था। लेकिन एक बात तो है कि लालू प्रसाद यादव ने जो आवाज़ देने की बात होती है कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों को जो लालू प्रसाद यादव ने आवाज़ दी है, उसी बात पर मुहर लगती हुई दिखाई भी पड़ रही है। और कांग्रेस भी उसको, जो लंबे समय से आरजेडी के टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस रही है, तो वो दिखाई भी पड़ रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात 2020 के विधानसभा चुनाव में, वहीं मैं आंकड़े पर ही लौट रहा था, कल जब आरजेडी की बैठक हुई तमाम दल साथ आ गए। बिल्कुल। जब 2020 का विधानसभा या 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उनमें क्या आंकड़े रहे थे सर? देखिए 2000, वही हम बता रहे हैं कि 2020 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय भी यही समीकरण, यही इक्वेशन, यही गणित था और यही महागठबंधन यही था। उसमें आपको कांग्रेस था, आरजेडी था, ये वाम दल थे। उसमें इस बार एक समीकरण में से एक, उसमें से विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्लाह की एंट्री हुई है। बीते विधानसभा के चुनाव में सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी 24 सीट की मांग करके जिस तरीके से वह महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल गए थे, और तो वो इस बार एक नई एंट्री इनकी हुई है विधानसभा के चुनाव में। ऐसे अगर देखा जाए तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, वह महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक के साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी लड़ी थी, और वो एक मजबूती तरीके से लड़ा गया था, वो मजबूत तरीके से लड़ा गया था। तो ये एक बात तो है। तो इस अगर यदि आप 2020 का विधानसभा चुनाव के नतीजे और वोट परसेंटेज को देखेंगे, तो उससे भी आपको दिखाई पड़ जाएगा कि क्या वोट का परसेंटेज रहा था। और जैसे आरजेडी जो है सो का जो उस समय 2020 के विधानसभा चुनाव में 75 सीट पर लड़ी थी, और उसको 23.11% 75 सीटों पर जीती थी वो।
75 सीट पर वो जीती थी हाँ। और 23.11% वोट उसको मिला मिले था। थे, हाँ। ये 75 सीट का। उसी तरह से कांग्रेस का था कि कांग्रेस को भी उस समय 19 सीटें मिली 19 सीटें मिली थी और 9.48% जो है सो वोट वोट उसको मिले थे। इसी तरह से आप सीपीआईएम जो भाकपा माले है वह 2 सीट पर लड़ी थी, तो वो विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, तो वो उस समय उसको 0.65% वोट मिला था और तो ये उस समय का दिखाई पड़ता है आंकड़ा। लेकिन इसमें अब जो वीआईपी शामिल हो गई है 1.52% उसे वोट मिला था, 4 सीटों पर जीत मिली थी, वो एनडीए फोल्ड में, हाँ एनडीए फोल्ड में एनडीए फोल्ड में तो इस बार क्या ये अहम भूमिका निभाएगी, वोट प्रतिशत और बढ़ेगा महागठबंधन का? हाँ, तो निश्चित रूप से अब उसको हम थोड़ा सा ऐसे चलें कि अब हम 2024 के लोकसभा चुनाव पर चलते हैं, तब आपको और स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यही विकासशील इंसान पार्टी उस समय जो विधानसभा के चुनाव में वह एनडीए फोल्ड से लड़ी थी 4 सीट पर, तो अब वो जो है सो ये हाँ लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो वहां सीटें नहीं मिली, हाँ वीआईपी को सीटें ही नहीं मिली थी एनडीए से हाँ, तो वो जो है सो लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर जो है सो वो लड़ी विकासशील इंसान पार्टी, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन आप देखिए कि लोकसभा का जब 2024 में चुनाव हुआ उसमें सीपीआई 1.30% उसको मत मिला था और सीपीआईएम जो भाकपा माले है उसको 0.87 मिला था, हाँ, और वो सीट भी निकाली थी वो। तो अब देखिए सीपीआईएमएल को सीट मिली थी, 2 सीटों पर लोकसभा में जीत मिली थी, 2.29%, दो सीट पर लड़ी थी और दोनों सीट उसका निकला, कांग्रेस जो है सो 3 सीट जीती थी, 9.20% उसको वोट मिला था। इसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल जो है सो उसको 22.14% मिला था और उसको 4 सीटों पर जीत मिली थी। तो ये जो है सो टोटल को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 36.5% जो है सो वोट निकल के आता है लोकसभा चुनाव में, और तो आप तो यह एक बड़ा आंकड़ा दिखाई पड़ता है। तो ये अब इसमें आप इसको ऐड ऑन करिएगा यदि विधानसभा के आंकड़े के अनुसार, तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ। ये विकासशील इंसान पार्टी को अगर यदि आप इंडिया ब्लॉक में अगर यदि जोड़ दीजिएगा तो ये आंकड़ा बड़ा हो जाएगा, हाँ निश्चित रूप से। तो ये एक बड़ी बात है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जो है सो एक और गेम प्लान है उसका, जो आधी आबादी चुप्पा वोटर है उस पर भी कांग्रेस काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है, नीतीश कुमार की पार्टी के चुप्पा वोटर महिला आधी आबादी की बात करें तो वह जो है सो उसमें वोट उनका पड़ता है। तो ये इस बार कांग्रेस भी जो है सो इसी आधी आबादी पर है, क्योंकि देखिए कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अलका लांबा, वह लगातार बिहार में दौरा कर रही हैं और लगातार बिहार में महिलाओं के बीच जा रही हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज उन्होंने बाकायदा एक कड़े मार्ग से हरी झंडी दिखाई और कहा कि जो शहर दर शहर गांव दर गांव महिलाओं के साथ जोड़ा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले इसे तो वोट से तो जोड़ के देखा ही जाना चाहिए कि जो आधी आबादी है उसके लिए जमीन तैयार की जा रही है। देखिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने पंचायती राज व्यवस्था में 50% तक आरक्षण दिया महिलाओं को। इसी तरह से सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण की बात की है। और बस जो सरकारी बस सेवा है उसमें भी जो बहाली नियुक्ति होगी उसमें भी 33% जो है सो आप महिलाओं के लिए वो रखा गया है। तो यह एक निश्चित रूप से महिलाओं के लिए एक जो बड़ा स्केच नीतीश कुमार ने खींचा है उस पर काम करती हुई दिखाई पड़ी। और आपने देखा भी कि महिलाओं के लिए महिला पुलिस बल की भी जो है सो उसमें भी महिलाओं के लिए पुलिस बल में एक अलग से वो व्यवस्था की गई। तो देखिए नीतीश कुमार निश्चित रूप से महिलाओं पर फोकस है और महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है तो डबल इंजन सरकार की बात निश्चित रूप से होती है। केंद्र और बिहार की सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना भी है केंद्र सरकार की। तो वो इसी लिहाज से आप देखिएगा कि बिहार में की सरकार भी महिलाओं के लिए फोकस है और वही हम कह रहे हैं कांग्रेस भी कहीं ना कहीं वहीं पर उसी आधी आबादी को डेंट करती हुई दिखाई पड़ रही है अलका लांबा के माध्यम से। अलका लांबा लगातार जो हम बता रहे हैं बिहार दौरे पर हैं, कई दफे दौरे पर आ गई हैं और फिर वो बिहार में इन दिनों कैंप कर रही हैं। और उनका भी है कि उन्होंने भी एक बड़ी बात कहा है कि जो कार्यकारिणी है उसमें अब 33% की जगह 50% महिलाओं की हिस्सेदारी होगी जो कांग्रेस कार्यकारिणी है। मतलब जो बिहार का पूरा चुनाव है उसको एक तरह से साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच थोड़ा सा जो इस बार चुनाव होने वाला है, आरजेडी हम चूंकि आंकड़ों में देख रहे हैं कि 23% वोट
उतना वोट ना जेडीयू के पास है ना भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो इस तरह से आरजेडी की जो भूमिका है, गठबंधन में जो भूमिका है, आरजेडी अपने आप को कैसे रखेगी जमीन पे इस बार? नहीं देखिए, एक आत्मविश्वास तो होगा निश्चित रूप से वो जो है। और देखिए, हम बार बार एक बार कहते हैं, तेजस्वी यादव भी महिलाओं को साधने की कवायद में है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से माई बहन मान योजना लेकर के आए हैं, 2500 रुपया देने की बात कर रहे हैं, तो यही वो उनका टैगलाइन है। और इतना ही नहीं, आप देखिए कि अब सरकार की जो योजना है, जैसे कि अब किसी को विकलांगता, हाँ, महिला, तो ये जो है यह सब भी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और गैस में सब्सिडी की बात कर रहे हैं, तो यह एकदम वो पूरी तरह से फोकस्ड है कि कैसे हमको महिलाओं को अपने साथ जोड़ना है, टैग करना है। और आधी आबादी पर जब नीतीश कुमार की फोकस है, तो निश्चित रूप से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक भी इस पर फोकस करती हुई आ रही है। और कांग्रेस देखिए चाह रही है, कांग्रेस भी चाह रही है कि जो हम लोगों का जो लालू और के साथ में, जो आरजेडी के साथ में जो लंबे समय से अलायंस हो रहा है, तो उतनी हम लोग की वो टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस के रूप में हम लोग एस्टेब्लिश करें बिहार में। और इस बार हम कुछ अजूबा करें, क्योंकि कांग्रेस, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट लोकसभा में भी क्या है। हाँ, यह भी एक बात। 9% वोट मिले, 9.20% वोट मिले। बिल्कुल। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो 9.48% ही वोट मिले। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कोशिश में होगी कि 10 का आंकड़ा कम से कम पार किया जाए। देखिए, निश्चित रूप से अब एक बात समझ लीजिए, लालू प्रसाद यादव जब पहली बार उनकी सरकार बनी थी 1995 में, वह सिर्फ अपने बलबूते पर वो सरकार बनाए थे। तो इस बार अब वो स्थिति परिस्थिति बिहार की नहीं रही। अब अलायंस पार्टनर के रूप में सबकी, अब जो मजबूत गठबंधन, मजबूत अलायंस होगा। और देखिए, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जो है सो विकासशील इंसान पार्टी, वह 60 सीट की बात कर रहे हैं। 60 सीट होगा। अब उससे कम बेसी 2-4 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो अब डिप्टी सीएम की भी बात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम की ही बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात, कल बहुत मुखर तौर पर वो नजर भी आ रहे थे। वो देखिए, वही हम कह रहे हैं कि अब देखिए, कांग्रेस भी 70 सीट पर पिछली बार लड़ी थी। इस बार देखना पड़ेगा कि कांग्रेस कितनी सीट घटती है। तो ये भी देखने वाली, क्योंकि अलायंस पार्टनर, हम बार बार एक बात को जिक्र करते हैं कि इस बार जो है सो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति कुमार पारस की पार्टी की एंट्री जो है सो हो रही है महागठबंधन। तो यह देखने वाली बात होगी। अब पशुपति कुमार पारस के पास में जो पासवान समाज का वोट है, वह है उनके पास, ये थाती है उनके पास। और उतना ही नहीं, जो उनके पास में जो वैश्य समाज का एक अग्रवाल, श्रवण अग्रवाल जो उनके नेता है, वैश्य समाज के हैं और मुखर प्रवक्ताओं में उनकी गिनती होती है, तो वह भी कहीं ना कहीं एक लाइन आपको उधर झुकाव दिखाई पड़ेगा। तो वैश्य समाज भी जो है सो किसका वोटर है, सब लोग जानता है, एनडीए का कोर वोटर है। तो वह एक मजबूत स्तंभ। देखिए, भूमिहार भी उनके साथ में सूरजभान सिंह, चंदन सिंह पूर्व सांसद, ये दोनों भाई, और उसके बाद से ये अग्रवाल, ये वैश्य समाज का वोट। और इसके बाद पासवान खुद जो है सो वह पशुपति कुमार पारस पासवान से आते हैं। और तो जो पासवान की आबादी है 5.5% के आसपास, कहीं ना कहीं उस पर भी निगाह होगी। उन पर भी निगाह है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उस स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई हैं, इस लिहाज से उनके पास पकड़, पैठ और चमक है उनके पास। इस बात को मानना पड़ेगा। ऐसे तो चुनाव के नतीजे क्या आएंगे, जनता मालिक होती है, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है उसी को हम लोग डिकोड कर रहे हैं। सर ने बात कही कि जनता तय करेगी कि क्या होना है आगे। एक बात तो तय है, हमने अभी आपको पूरे विश्लेषण में आंकड़ों के हिसाब से, अंक गणित के हिसाब से बताने की ये कोशिश की कि जो बिहार का राजनीतिक मिजाज है वो पहले कैसे रहा है। हालांकि राजनीति में हमेशा जो अंक गणित की परिभाषा है वो काम नहीं आती है। कहा जाता है कि राजनीति के मैदान में हमेशा 2 दूनी 4 नहीं होता है। अब ये 2 दूनी कितना होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो बिहार की सियासत है उसमें समय समय पर ऐसे ही अभी जो चीज़ें गढ़ी जाएंगी, क्योंकि यहाँ चुनाव होने वाला है। ऐसी ही राजनीतिक खबरें और विश्लेषण के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।